नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जीके विद एसआर विष्णु चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान भूगोल का तीसरा टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे। भारत और राजस्थान की जलवायु कंबाइंड एक साथ पढ़ रहे हैं और इसमें हमने पहले ड्राफ्टिंग बनाई कि किस अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं, सामान्य उसके बारे में जानकारी ली। उसके बाद में पृथ्वी की गतियाँ आज हम लोग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में ऋतुएं, फिर उसके बाद में जलवायु का वर्गीकरण और वर्गीकरण के बाद में राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो आज आप हेडिंग बनाओ इसकी, फर्स्ट हेडिंग, पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियां, पृथ्वी की गतियां, मोशन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की गतियां, और पृथ्वी की गतियां कितने टाइप की होती है जवाब दोगे? दो प्रकार की होती है पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियों से जलवायु है वो प्रभावित होती है, ऋतुएं बदलती है, मौसम बदलते हैं, ये सब सिचुएशन है जो बदलती है वो किस कारण आती है? तो जवाब दोगे ये सारे जो परिवर्तन है वो पृथ्वी की गतियों के कारण आते हैं। पृथ्वी की गतियां हम शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से समझेंगे। पृथ्वी की गतियां कितने प्रकार की होती है और कौन कौन से टाइप की होती है, जिसके कारण से क्या क्या परिवर्तन आता है, जिसके कारण क्या क्या परिवर्तन आता है। पृथ्वी की जो फर्स्ट गति है जिसे हम लोग बोलेंगे परिभ्रमण। परिभ्रमण यानी रोटेशन। परिभ्रमण, रोटेशन। रोटेशन। और दूसरी जो पृथ्वी की गति है जिसका नाम है परिक्रमण। परिक्रमण। परिक्रमण, रिवॉल्यूशन। परिभ्रमण और परिक्रमण, इन गतियों के बारे में हम लोग समझेंगे और उसके बाद में फिर धीरे धीरे ऋतुएं पढ़ना शुरू करेंगे। तो जलवायु वाले टॉपिक को समझने के लिए ये बेस का काम करती है, आधार का काम करती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये परिभ्रमण और परिक्रमण। पृथ्वी की गतियां, ठीक है, पृथ्वी की गतियां दो प्रकार की होती है। तो पहले वाली आप लोग हेडिंग बना लो, परिभ्रमण। परिभ्रमण क्या होता है और ये हम लोग इस टॉपिक से जस्ट पहले क्यों पढ़ते हैं, ये भी बहुत काम की चीज है। परिभ्रमण, परिभ्रमण, रोटेशन। रोटेशन, पृथ्वी अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री उत्तर पूर्व में झुकी हुई है। पृथ्वी अपने एक्सिस पर कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। किस दिशा से, किस दिशा की तरफ झुकी हुई? तो जवाब दोगे उत्तर और पूर्व में। पृथ्वी अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री उत्तर पूर्व में झुकी हुई है और झुके झुके सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। सॉरी, अपने एक्सिस पर एक चक्कर पूरा करती है, जिसे हम लोग परिभ्रमण के नाम से जानते हैं, परिभ्रमण बोलते हैं। पृथ्वी के बीचों बीच में से, जैसे यहाँ से और इस साइड में एक पोल स्थित है जिसका आप लोग बोलोगे नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पे कौन सा पार्ट स्थित है? तो जवाब दोगे उत्तरी, उत्तरी ध्रुव स्थित है, उत्तरी ध्रुव। और यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव का भाग स्थित है। पृथ्वी के बीचों बीच में से गुजरने वाली रेखा किस नाम से जानी जाती है? तो जवाब दोगे भूमध्य रेखा। पृथ्वी अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री उत्तर पूर्व में झुकी हुई है। तो जब 23.5 डिग्री झुकी हुई है तो यहाँ से जो ये रेखा गुजरेगी इसका नाम है भूमध्य रेखा। पृथ्वी और सूर्य के बीच में उत्तर में अधिकतम कोण बनता है 23.5 डिग्री का, तो इसका नाम है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और इसका नाम है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। जो पृथ्वी के बीचों बीच में से गुजरने वाली रेखा है इसका नाम है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। नेक्स्ट ये है कर्क रेखा। कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है, इसका नाम है मकर रेखा। मकर रेखा स्थित है। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। इसी तरीके से जो ये 67.5 डिग्री का वृत्त गुजरता है इसका नाम है आर्कटिक वृत्त। और यहाँ से जो ये 67.5 डिग्री का वृत्त गुजरता है इसका नाम है अंटार्कटिका
वृत्त, अंटार्कटिका वृत्त के नाम से। 67.5 दक्षिणी अक्षांश, नाम क्या है इसका, जवाब क्या दोगे, अंटार्कटिका वृत्त। अंटार्कटिका वृत्त के नाम से जाना जाता है, अंटार्कटिका वृत्त। और इसका नाम क्या है, तो जवाब दोगे आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त के नाम से संबोधित किया जाता है, आर्कटिक वृत्त इसको बोलते हैं। अब इनके बीच बीच में अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है, उनको भी हम लोग समझेंगे। उससे पहले आप लोग समझो परिभ्रमण क्या होता है। तो परिभ्रमण क्या होता है, पृथ्वी अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री, पृथ्वी अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री उत्तर पूर्व में झुकी हुई है। पृथ्वी अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री उत्तर पूर्व में झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री उत्तर पूर्व में झुकी हुई है। उत्तर पूर्व में झुकी हुई है। अब पृथ्वी अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री उत्तर पूर्व में झुके झुके अपने एक्सिस पर 24 घंटों में एक चक्कर पूरा करती है, जिसे परिभ्रमण कहते हैं। तो नेक्स्ट, पृथ्वी अपने अक्ष पर, अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व में, पश्चिम से पूर्व में 24 घंटों में एक चक्कर पूरा करती है। एक चक्कर पूरा करती है, जिसे परिभ्रमण ऑब्लिक घूर्णन गति ऑब्लिक दैनिक गति कहते हैं। दैनिक गति कहते हैं। अब इस दैनिक गति के कारण क्या क्या अंतर आते हैं या क्या क्या प्रभाव इसके पड़ते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोग समझो कि पृथ्वी के ऊपर आडी काल्पनिक रेखाएं अक्षांश कहलाती है, और दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को कटिबंध कहा जाता है। दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को कटिबंध बोलते हैं। जहां सूर्य सीधा चमकता है वहां पे उष्ण कटिबंधीय जलवायु होगी, जहां सूर्य तिरछा चमकता है वहां पे शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, और जहां सूर्य एग्जैक्ट तिरछा चमकता है और वहां पे हमेशा बर्फ जमी रहती है उसे शीत कटिबंधीय जलवायु के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार इन बॉक्सों के अंदर कौन कौन सी जलवायु पाई जाएगी, जहां उष्ण, उष्ण का मतलब गर्मी ज्यादा रहती है, तो वहां पे क्या जवाब दोगे, उष्ण। दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो जवाब क्या दोगे, कटिबंध कहते हैं। तो यहाँ पे जलवायु कैसी होगी, तो जवाब दोगे उष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो इसके लिए शब्द का इस्तेमाल करोगे, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। उष्ण कटिबंधीय जलवायु। और यहाँ से भी भूमध्य रेखा से मकर रेखा के बीच में यहाँ पे भी किस प्रकार की जलवायु पाई जाएगी, तो जवाब दोगे उष्ण कटिबंधीय जलवायु। उष्ण कटिबंधीय जलवायु। दोनों गोलार्धों में, इन भागों में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। अब 67.5 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में यहाँ पे हमेशा शीत ऋतु रहती है। तो यहाँ पे जलवायु कौन सी है, तो जवाब दोगे शीत जलवायु। हमेशा बर्फ जमी रहती है तो शीत जलवायु, कोल्ड क्लाइमेट। और यहाँ पे भी हमेशा बर्फ जमी रहती है, इसलिए इसके यहाँ पे भी कौन से शब्द का इस्तेमाल होगा, तो जवाब दोगे शीत जलवायु। अब देखो दो संकर शब्द आपको बनाने हैं। यहाँ पे जलवायु कैसी, उष्ण। इससे थोड़ी सी ऊपर जाओगे तो सूर्य सीधा चमकेगा नहीं, तो उष्ण से थोड़ी कम उष्ण होगी, इसलिए यहाँ पे जलवायु के लिए कौन से शब्द का इस्तेमाल करोगे, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, या फिर यहाँ शीत जलवायु और यहाँ उष्ण जलवायु। इन दोनों का आप लोग मिलान करोगे तो शीत प्लस उष्ण,
शीत प्लस उष्ण, और शीत प्लस उष्ण मतलब कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो जवाब दोगे शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। शीतोष्ण कटिबंधीय, तो 67.5 डिग्री के ज्यादा ऊपर वाले भाग में जाओगे तो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, और कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास में रहोगे तो फिर उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो इसके निचले वाले भागों में, जैसे यहाँ आपका जवाब होना चाहिए कैसी जलवायु है, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। और यहाँ पे भी कैसी जलवायु है, तो जवाब दोगे उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। इसके जब निचले वाले भागों में जाओगे तो यहाँ जलवायु कैसी है, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। और यहाँ पे भी जलवायु कैसी है, तो जवाब दोगे शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। कर्क भूमध्य रेखा पर सूर्य साल में 2 बार सीधा चमकता है। एक बार तो सीधा चमकता है 21 मार्च, उसके बाद में सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होगा मार्च के बाद में अप्रैल मई जून, फिर जुलाई अगस्त और सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। उसके बाद में 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी गोलार्ध में सीधा चमकता है। 23 सितंबर से 21 मार्च तक दक्षिणी गोलार्ध में सीधा चमकता है। कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, वो इसकी डेट क्या है, तो जवाब दोगे 21 जून। और उसके बाद में मकर रेखा पर सीधा चमकता है 22 दिसंबर। मकर रेखा पर सीधा चमकता है 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। इसलिए यहाँ अलग अलग प्रकार की ऋतुओं में भी परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन होगा इसमें से। अब देखो कि विश्व में कितने जलवायु कटिबंध पाए जाते हैं, 3। कौन कौन से है, उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो मतलब उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल या फिर टेम्परेट क्लाइमेट और कोल्ड क्लाइमेट, ये 3 जलवायु कटिबंध पाए जाते हैं। 3 जलवायु कटिबंध होते हैं। अब इसमें आपको देखना है कि इसके कारण पृथ्वी जब अपने एक्सिस पर 24 घंटों में पश्चिम से पूर्व दिशा में एक चक्कर पूरा करती है, तो इसके कारण क्या क्या बदलते हैं। आप देखो सूर्य एक जगह पे फिक्स है, और जब सूर्य एक जगह पे फिक्स है और कोई धरातल का स्थान जिसके सामने आएगा सूर्य के, वहां पे दिन होगा, और जो सामने नहीं आएगा उसके सामने रात होगी। तो पृथ्वी के ऊपर दिन और रात क्यों बनते हैं, तो जवाब दोगे परिभ्रमण गति के कारण। परिभ्रमण गति के कारण दिन और रात बनते हैं। और या फिर इसके कारण कौन कौन सी घटनाएं घटती है, तो अगला हेडिंग बना लो, परिभ्रमण गति के प्रभाव। परिभ्रमण गति के परिभ्रमण गति के प्रभाव, इफेक्ट क्या क्या आते हैं, परिभ्रमण गति से क्या क्या प्रभाव पड़ता है। परिभ्रमण गति के प्रभाव, सबसे पहले दिन डैश रात का, दिन रात का बनना। दिन रात क्यों बनते हैं, तो जवाब दोगे परिभ्रमण गति के कारण बनते हैं। दूसरा इफेक्ट दिन रात का बनना, जब कोई सूर्य के सामने जल का भाग आता है तो जल ऊपर उठता है, उसे हम लोग ज्वार बोलते हैं। और सूर्य के सामने से वो चीज हट जाती है तो ज्वार, जल उसी यथावत स्थिति में जाता है, जिससे हम लोग भाटा बोलते हैं। तो ज्वार भाटा उत्पन्न इसी कारण होते हैं। तो ज्वार भाटा का उत्पन्न होना, ज्वार भाटा का उत्पन्न होना, ज्वार भाटा का उत्पन्न होना। पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती है, परिभ्रमण पश्चिम से पूर्व दिशा में, तब इसके ऊपर एक बल उत्पन्न होता है। कोई भी वस्तुओं को बाहर फेंकता है, उसे अपकेंद्रीय बल बोलते हैं।
और भूमध्य रेखा के आसपास में कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है। इसी का अध्ययन करके फेरल ने यह नियम दिया था कि उत्तरी गोलार्ध की हवाएं चलते चलते अपने दाएं ओर मुड़ती है और दक्षिण गोलार्ध की हवा चलते चलते अपने बाएं ओर मुड़ती है। तो अपकेंद्रीय बल का उत्पन्न होना, अपकेंद्रीय बल का उत्पन्न होना, कोमा लगा के कोरियोलिस बल का उत्पन्न होना, कोरियोलिस बल का उत्पन्न होना। नेक्स्ट, दिन रात का बनना, ज्वार भाटा का उत्पन्न होना, अपकेंद्रीय बल का उत्पन्न होना या कोरियोलिस बल का उत्पन्न होना। मौसम में बदलाव आना, छोटी सिचुएशन पर मौसम बदलते, जैसे सुबह का 8 बजे का अलग, 10 का अलग, 12 का अलग, इस तरीके से मौसम में बदलाव आना, मौसम में बदलाव आना। ये सारी घटनाएं किसके कारण होती है? तो आपका जवाब होना चाहिए परिभ्रमण गति के कारण होती है। और दुनिया में जलवायु कटिबंध कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। कौन कौन से? उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। अब जिसमें भारत कौन से जलवायु कटिबंध में आता है? तो भारत के बीचों बीच में से कर्क रेखा गुजरती है गुजरात राज्य से होते हुए, और ये यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट से भारत का क्षेत्रफल शुरू होता है। और भारतीय जो भाग है वो इस तरीके से इस जलवायु कटिबंध के अंतर्गत आता है। तो देखो, दक्षिण भारत की जलवायु कैसी है? उपोष्ण कटिबंधीय। उत्तरी भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय। लेकिन भारत के उत्तर में एक विशालतम पर्वतमाला स्थित है जिसका नाम है हिमालय। और हिमालय साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोक करके और भारत को अपेक्षाकृत गर्म रखता है। इसलिए भारत की जलवायु के लिए एक शब्द का इस्तेमाल होता है। भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। विश्व का एकमात्र देश भारत है जिसकी जलवायु के लिए उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु शब्द का इस्तेमाल होता है। उसके बाद में उपोष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय। अब देखो, राजस्थान के दक्षिण भाग से होकर एक रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। और राजस्थान का 1% क्षेत्रफल जो कर्क रेखा के दक्षिण में है उसकी तो जलवायु है उपोष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय। बाकी राजस्थान की अधिकांशतः जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय या शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो इसके लिए हम लोग 2 शब्द लिखेंगे। लिखो, भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय, भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मॉनसूनी जलवायु है। भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मॉनसूनी जलवायु है। उष्ण कटिबंधीय मॉनसूनी जलवायु। नेक्स्ट, राजस्थान की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण ओब्लिक शीतोष्ण। इसमें से यदि ए ऑप्शन पे उपोष्ण हो, बी ऑप्शन पे शीतोष्ण हो, दोनों आ जाएं तो आप लोग प्राथमिकता में उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु रखना। राजस्थान की जलवायु उपोष्ण ओब्लिक शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। एक बार तो हम लोग इतना ही पढ़ रहे, बाकी आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे राजस्थान की जलवायु के लिए मध्य महाद्वीपीय या विषमकारी जलवायु शब्द का इस्तेमाल होता है। तो ये पहली जो गति हमने पढ़ी जिसका नाम कौन सा? जवाब दोगे परिभ्रमण गति। परिभ्रमण गति के क्या क्या इफेक्ट होते हैं और कितने जलवायु कटिबंध है, ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया। उसके बाद में अगली जो मोस्ट इंपोर्टेंट गति है जिसका नाम आप लोग हेडिंग बनाओ,
परिक्रमण गति, और परिक्रमण गति के कारण ऋतुएं बदलती है, जैसे ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु। ये सारी ऋतुएं किसके कारण बदलती है? तो जवाब दोगे परिक्रमण गति के कारण बदलती है। तो सेकंड हेडिंग परिक्रमण गति, परिक्रमण गति, रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन। परिक्रमण क्या होता है? तो ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है और सूर्य के दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह, बुध, शुक्र और पृथ्वी, और सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, जिसमें से एक ग्रह पृथ्वी भी है, पृथ्वी है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में सूर्य का एक चक्कर, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में सूर्य का एक चक्कर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 56 सेकंड में, जिसको हम लोग एक साथ में 365 दिन और 6 घंटे बोलते हैं, में पूरा करती है। तो ये भी आपको इसको समझ लो। पृथ्वी पृथ्वी पश्चिम से, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व में, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व में 365 दिन 6 घंटों में, 365 दिन 6 घंटों में सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है, सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है, जिसे परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। जिसे परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। अब इस वार्षिक गति के कारण क्या क्या घटनाएं घटती है, इससे पहले हम लोग ये डायग्राम बनाते हैं कि वार्षिक गति किस प्रकार से होती है और ब्रह्मांड के केंद्र में क्या स्थित है। तो जवाब दोगे सूर्य। ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य स्थित है और इस सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है और ये चक्कर एक साल में पूरा होता है, एक साल में पूरा होता है। इसके कारण क्या क्या घटनाएं घटती है, इसके कारण क्या क्या घटनाएं घटती है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो पृथ्वी देखो, एक बार में सिचुएशन में पृथ्वी की स्थिति ये यहाँ रहती है, उसके बाद में ये पृथ्वी की स्थिति यहाँ पे, फिर अगले 3 महीने बाद में पृथ्वी ये इस जगह पे आके शिफ्ट हो जाएगी, पृथ्वी इस जगह पे। उसके बाद में अगले 3 महीने बाद में पृथ्वी यहाँ पे जाके शिफ्ट हो जाएगी, फिर अगले 3 महीने बाद में पृथ्वी इस जगह पे जाकर के स्थापित हो जाएगी। ठीक है, अब देखो पृथ्वी के ऊपर आडी काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? तो जवाब दोगे अक्षांश कहलाती है। और यहां से बीचों बीच में से गुजरने वाले अक्षांश का नाम क्या है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। सेम सिचुएशन ऐसी कैसी, कौन कौन सी? भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। सेम फिर भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। अब साल में एक बार सूर्य एग्जैक्ट कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, 2 बार भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है और 1 बार मकर रेखा पर सीधा चमकता है सूर्य। अब जैसे ये रेखा कौन सी है? तो इसका तो नाम दे दोगे कर्क रेखा, कर्क, भूमध्य, भूमध्य, मकर। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। सेम अब जैसे यहाँ जो ज्यादा हमारे लिए काम की है वो कौन सी है? तो भूमध्य रेखा हम लोग लिख देंगे एक ही नाम, इसका नाम क्या है? भूमध्य रेखा। ये दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री का एंगल बनाती है, उस रेखा का नाम क्या है? तो जवाब दोगे मकर रेखा। और ये जो रेखा है इसका नाम फिर से भूमध्य रेखा पर सूर्य सीधा
चमकता है। तो भूमध्य रेखा पर सूर्य साल में कितनी बार सीधा चमकता है? जवाब दोगे 2 बार सीधा चमकता है। एग्जैक्ट कर्क रेखा पर सूर्य कब सीधा चमकता है? तो आपका जवाब होना चाहिए, इसकी जो डेट है वो कौन सी है? 21 जून। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। फिर उसके बाद में 21 जून में 3 महीने ऐड करोगे, जून में 3 महीने ऐड करोगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। तो 23 सितंबर को सूर्य किस रेखा पर सीधा चमकता है? जवाब दोगे भूमध्य रेखा पर। उसके बाद में देखो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और दिसंबर में सूर्य सीधा चमकता है मकर रेखा पर, और उसकी डेट क्या है? तो जवाब दोगे 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सूर्य 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। उसके बाद में जनवरी, फरवरी और मार्च, फिर से मार्च आई डेट, यानी कि भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है कौन सी डेट को? 21 मार्च को। इस तरीके से देखो, पृथ्वी का जब सूर्य 21 जून को सीधा चमकेगा तो ये पूरे उत्तरी गोलार्ध का सबसे गर्म दिन होगा। जब उत्तरी गोलार्ध पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी तो दक्षिणी गोलार्ध में तिरछी पड़ेगी। जो उत्तरी गोलार्ध का गर्म दिन है वो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे ठंडा दिन है। फिर उसके बाद में देखो उत्तरी गोलार्ध में भी समान दिन, दक्षिणी गोलार्ध में भी समान दिन होता है, वो कौन सी डेट है? 23 सितंबर। उसके बाद में फिर अगली मकर रेखा पर सूर्य कब सीधा चमकता है? तो 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, तो उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु का आगमन होता है। क्योंकि सूर्य दक्षिण से सीधा चमक रहा है तो उत्तरी भाग में कैसा चमकेगा? तिरछा चमकेगा। उसके बाद में फिर से वापस भूमध्य रेखा पर सीधा चमकेगा, तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में 22-22 सेम होता है। उसके बाद में अगला, जब पृथ्वी 21 जून, जुलाई, अगस्त इन महीनों में होती है तो फिर यहाँ पे किसकी सिचुएशन बनती है? तो जवाब दोगे कौन सी ऋतु होती है? वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु या मॉनसून काल। वर्षा ऋतु या मॉनसून काल। उसके बाद में भूमध्य रेखा पर सूर्य सीधा चमकने के बाद में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और इस ऋतु को किस नाम से जानते हैं? तो जवाब दोगे शरद ऋतु। शरद ऋतु या लौटता हुआ मानसून काल। लौटता हुआ मानसून काल। पृथ्वी जब सूर्य के चक्कर लगाती है तो इसका मार्ग एग्जैक्ट गोलाकार नहीं है, अंडाकार मार्ग पर चक्कर लगाती है। अंडाकार मार्ग पर चक्कर लगाती है, इसलिए पृथ्वी कभी सूर्य से बहुत ज्यादा दूर चली जाती है और कभी सूर्य की बहुत ज्यादा पास में आती है। उसके बाद में देखो जनवरी, फरवरी और मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च में यहाँ रहती है, और जनवरी और फरवरी में जो ऋतु होती है उसका नाम कौन सा? जवाब दोगे शीत ऋतु का आगमन होता है, शीत ऋतु। उसके बाद 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर सीधा सीधा चमकेगा। मार्च, अप्रैल और मई, यानी कि मार्च, अप्रैल और मई में कौन सी ऋतु रहती है? तो जवाब दोगे ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। इस तरीके से ऋतुएं बदलती है किसके कारण? तो जवाब दोगे परिक्रमण के कारण। कभी दिन बड़ा होता है, कभी रात छोटा होता है। जैसे शीत ऋतु का दिन कैसा होता है? छोटा, रात बड़ी होती है। ग्रीष्म ऋतु का दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है। तो दिन रात छोटे बड़े क्यों होते हैं? परिक्रमण गति कारण। दिन रात बनते क्यों हैं? तो परिभ्रमण गति के कारण। ठीक है। मौसमी घटनाएं बड़ी बड़ी, जो सौरमंडल में मौसमी घटनाएं क्यों बदलती है? परिक्रमण गति के कारण। छोटी सिचुएशन में तापमान के कारण मौसम में क्यों बदलाव आता है? तो जवाब दोगे परिभ्रमण गति कारण। ये चीजें आपको याद रखनी है। अब इस सिचुएशन में बहते बहते पृथ्वी कभी तो सूर्य से बहुत ज्यादा दूर होती है, और जब बहुत ज्यादा दूर होती है तो उसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल होता है, और वो शब्द कौन सा? जवाब दोगे अपसौर।
अपसोर है। और पृथ्वी और सूर्य की जो निकटतम दूरी होती है उसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल होता है उपसोर। तो अपसोर और उपसोर की स्थिति भी क्यों बनती है, तो जवाब दोगे परिक्रमण गति के कारण बनती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम जब हमें समझ में आ जाएगा कि कब सूर्य उत्तरायण होता है, कब दक्षिणायन होता है, तो उसके बाद में हम लोग ऋतुएं पढ़ना शुरू करेंगे। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु, ये भारत की 4 प्रकार की ऋतुएं, इनका स्टेप बाय स्टेप अध्ययन किया जाता है। तो उसके बाद में देखो अगला, एक बार मैं इसको फिर से वापस बोल देता हूं कि पृथ्वी 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है, जिसे हम लोग परिक्रमण बोलते हैं, परिक्रमण रिवोल्यूशन बोलते हैं। और ये कौन कौन सी गति से, जैसे एक बार तो इसके बहने से सूर्य और पृथ्वी के बीच में उत्तरी गोलार्ध में अधिकतम कोण बनेगा, वो कितने डिग्री का होगा, जवाब दोगे 23.5 डिग्री होगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। इसके ऊपर सूर्य कब सीधा चमकता है, 21 जून। उसके बाद में 3 महीने बाद में पृथ्वी यहाँ पे आएगी, तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात की अवधि समान होती है। वो डेट कौन सी है, 23 सितंबर। उसके बाद में फिर से 3 महीने बाद में पृथ्वी यहाँ पे आएगी, तो फिर सूर्य जो है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में दक्षिण वाले भाग में अधिकतम कोण बनेगा। और अधिकतम कोण कितने डिग्री का होता है, 23.5 डिग्री का, जिसे हम लोग कौन सी रेखा के नाम से जानते हैं, मकर रेखा। अब यहाँ पे 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकेगा, तो फिर दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु आएगी, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु का आगमन होगा। उसके बाद में फिर देखो जनवरी, फरवरी और मार्च, 21 मार्च को सूर्य पृथ्वी के बीचों बीच में सीधा चमकता है, इसलिए उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में समान दिन और रात की अवधि होती है। अब इस परिक्रमण गति के कारण क्या क्या घटनाएं घटती है, तो हेडिंग बनाओ, परिक्रमण गति के प्रभाव। परिक्रमण गति के प्रभाव। परिक्रमण गति के प्रभाव, इफेक्ट क्या क्या है। ऋतुओं का बदलना, ऋतुओं का बदलना, ऋतुओं का बदलना। नेक्स्ट, दिन रात का छोटा बड़ा होना, दिन रात का छोटा बड़ा होना। ध्यान रखना, दिन रात छोटे बड़े परिक्रमण गति से होते हैं, दिन रात बनते परिभ्रमण गति से। दिन रात का छोटा बड़ा होना, दिन रात का छोटा बड़ा होना। उसके बाद में मौसमी घटनाओं में बदलाव आना, मौसमी घटनाओं में बदलाव आना, मौसमी घटनाओं में बदलाव आना। या फिर ये भी बोल सकते हो मानसूनी पवनों में बदलाव आना, क्योंकि मानसूनी पवनें 6 माह तो रहती है स्थल से समुद्र की ओर, 6 माह रहती है समुद्र से स्थल की तरफ। जैसे ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु में तो रहेगी समुद्र से स्थल की तरफ, और शरद ऋतु और शीत ऋतु में रहेगी स्थल से समुद्र की तरफ। तो 6-6 महीनों में इनमें परिवर्तन आता है। तो मॉनसूनी पवनों में बदलाव आना, मॉनसूनी पवनों में बदलाव आना। अपसोर एवं उपसोर की स्थिति का बनना, अपसोर एवं उपसोर। अपसोर क्या है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी है, और उपसोर क्या है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में न्यूनतम दूरी है। पृथ्वी और सूर्य के मध्य, सन एंड अर्थ के बीच में औसत जो दूरी है वो है एवरेज दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर।
14.98 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी और सूर्य के बीच में औसत दूरी कितनी है? 14.98 करोड़ किलोमीटर है। और अधिकतम दूरी होकर के कितनी होती है? 15.20 करोड़ किलोमीटर, जिसको हम लोग अपसोर बोलते हैं। अपसोर अधिकतम दूरी, अपसोर अधिकतम दूरी। और अधिकतम दूरी और ये जो होती है वो अधिकांशतः कौन सी डेट के आसपास में दिखाई देती है? तो जवाब दोगे 4 जुलाई के आसपास में। उपसौर क्या है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी। और न्यूनतम दूरी जो होती है वो कौन सी डेट के आसपास में होती है? तो जवाब दोगे 3 जनवरी। अब आपका ये प्रश्न नहीं होना चाहिए कि 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी होती है तो सूर्य का प्रकाश ज्यादा आना चाहिए और गर्मी होनी चाहिए, जबकि जनवरी के आसपास में तो सर्दी होती है। इसका कारण ये है कि जब सूर्य का पृथ्वी के बीच में न्यूनतम दूरी अपसौर की स्थिति होती है, इस समय हमारा भारतीय यहाँ पे स्थित होता है, तब जाकर के उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण यहाँ पे शीत ऋतु रहती है। भारत की सिचुएशन ये यहाँ पे है, ये वाली इस सिचुएशन में बसा हुआ देश कौन सा है? भारत। तो ये सारी सिचुएशनें बदलने के कारण जलवायु बदलती है, ऋतुएं बदलती है, मौसम बदलता है। ये जो किस कारण से बदलती हैं? तो आपका जवाब होना चाहिए क्यों बदलती हैं? पृथ्वी की गतियां। और पृथ्वी की गतियां 2 प्रकार की होती है, परिभ्रमण और परिक्रमण। इसमें सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता रहता है। और उत्तरायण होगा तो तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो वायुदाब घटेगा। दक्षिणायन में होगा तो तापमान उत्तरी गोलार्ध में घटेगा, तापमान घटेगा तो वायुदाब बढ़ेगा। तो अगला जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा लो प्रेशर और हाई प्रेशर का ही है। तो राजस्थान और भारत की जलवायु का हम लोग एक साथ अध्ययन कर रहे हैं। और इसमें सबसे पहले हमने एक सामान्य जानकारी पढ़ी कि जलवायु किसे बोलते हैं, ऋतु किसे बोलते हैं, और मौसम किसे बोलते हैं, मानसून किसे बोलते हैं। उसके बाद हमने ड्राफ्टिंग बनाई और उसके बाद में सेकंड चीज में ड्राफ्टिंग में से पहली चीज हमने उठाई पृथ्वी की गतियां, और इसका हमने व्यवस्थित अध्ययन किया है। अगले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे ऋतुएं, और ऋतुएं 4 प्रकार की है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु। और सबसे पहले हम लोग ग्रीष्म ऋतु को पढ़ना शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहिए जीके विद एसआर विष्णु चैनल से। और अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप इसको भी बहुत जल्दी से ज्वाइन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।